हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, आपका प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट यानी संसदीय कार्यवाही के बारे में पढ़ने वाला है। ठीक है, हमने क्या क्या चीजें पढ़ लिया है उसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, हमने क्या पढ़ा था कि आपका संसद क्या होता है, जो कि हमारे देश के लिए नियम कानून तथा अधिनियम बनाने का काम करता है। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था कि हमारे संसद के दो सदन होते हैं, एक आपका लोकसभा होता है, दूसरा आपका राज्यसभा होता है, ये भी हमने जान लिया था। फिर हमने जाना था कि आपके लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्य बैठते हैं उनका चुनाव कैसे हुआ था, उनके चुनाव प्रणाली को समझा था। ठीक है, तो वो सारी बातें जानने के बाद अब हम लोग जानने वाले हैं कि ये जो सांसद और विधायक जाके पार्लियामेंट में बैठते हैं वो कुछ ना कुछ क्या करते होंगे, नियम कानून अधिनियम बनाते होंगे। तो हमारे संसद में यानी हमारे पार्लियामेंट में कैसे कैसे नियम कानून को बनाया जाता है, वही सारी बातें हम लोग क्या करेंगे, इस आपके संसदीय कार्यवाही में समझने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो आपका संसदीय कार्यवाही है वो कितने बजे से लेके कितने बजे तक चलता है, तो इसका अगर टाइम मैं बताऊं तो ये जो आपका टाइम है वो टाइम क्या है, तो देखिए ये आपका टाइम क्या हो जाता है, आपका 11 बजे से लेके आपके शाम 6 बजे तक क्या होता है, आपके संसद की कार्यवाही चलता है। ठीक है, तो 10 आपके 11 बजे से लेकर 6 बजे तक क्या ये जो संसद की कार्यवाही है ये फिक्स होता है, तो इसका आंसर होगा नहीं। ये जो कार्यवाही है वो क्या होता है, आपका 6 बजे से आगे भी हो सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग समझेंगे कि आपके 11 से 6 बजे तक संसद में क्या क्या चीजें होती है, कौन सा विधेयक कब लाया जाता है, संसदीय प्रस्ताव कब लाया जाता है, संसद में हमारे लंच कब होता है, वो सारी बातें जानेंगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट यानी संसदीय कार्यवाही में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो मैम हम लोग जानेंगे कि जो हमारा संसद है उसमें नियम कानून कैसे अब और कब बनता है। ठीक है, तो देखिए संसदीय कार्यवाही को हमने क्या कहा, यहाँ पे आप लोग हेडिंग दीजिएगा प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, यानी हमने आपको क्या बताया, संसद की कार्यवाही, इसका टाइम कितना है, तो देखिए इसका टाइम मैम ने क्या बताया, मैम यह कितने बजे से कितने बजे तक लेकर चलता है, तो यह आपके 11 बजे से स्टार्ट होता है, 11 बजे से स्टार्ट होता है और शाम 6 बजे तक क्या होता है, ये चलता है। ठीक है, शाम 6 बजे तक क्या होता है, चलता है। ठीक है, तो इतना तो पता चल गया ना कि इसका टाइम कितना होता है मैम, तो ये हमारे ओहो नो 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 ठीक है, ये टाइम कितना हमने आपको बताया, तो 11 बजे से लेकर 6 बजे तक। ठीक है मैम, इतना तो समझ में आ रहा है। अब हमें देखना है कि आपका इसी में एक होता है प्रश्नकाल होता है, जिसमें केवल जो मंत्री होते हैं, जो हमारे मंत्री बैठते हैं उनसे जो सदस्य होते हैं केवल प्रश्न पूछते हैं। एक प्रश्नकाल होता है, दूसरा आपका शून्यकाल होता है, फिर उसके बाद लंच होता है, फिर लंच के बाद आपका संसदीय प्रस्ताव होता है। तो वो कब और कैसे और उनका समय क्या होता है उसे जानते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग लिखिएगा प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट में, जो कि हमारे 11 से 6 बजे तक चलता है। तो इसमें जो पहला आपका समय आता है, चलो इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसमें जो पहला समय आता है वो किसका आता है, तो आपके प्रश्न काल का आता है। ठीक है मैम, प्रश्न काल का आता है। ठीक है, प्रश्न काल में बेसिकली क्या होता है, जो हमारे सदस्य होते हैं वो मंत्री से क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, अब ये प्रश्न काल कितने से कितने बजे तक चलता है, तो यह आपका 11 बजे से आपके आपके 12 बजे तक चलता है। ठीक है, तो प्रश्न काल के बाद एक हमारा और आता है, वो क्या होता है, आपका शून्य काल होता है, यानी 0 आवर, इसको क्या बोलेंगे, एक आता है आपका शून्य काल आता है। ठीक है, ये टाइम कब से कब तक चलता है, शून्य काल। तो शून्य नाम से ही पता चल रहा है कि जब 12 बजता है ना, इसको एक ऐसे भी लिखा जाता है 0 0 0, ये
ये भी लिखने का क्या होता है, एक तरीका होता है कि 12 बजे है, तो शून्यकाल कब से कब तक आपका चलता है? तो मैम ये जो हमारा शून्यकाल है ना, ये आपके 12 बजे से लेके, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर लूं, ये आपके 12 बजे से लेके आपके 1 बजे तक क्या होता है, चलता है। तो हमने दो चीजें देख लिया कि एक तो हमारा प्रश्न काल होता है जो कि 11 बजे से 12 बजे तक चलता है। ये सारी बातें जानेंगे कि प्रश्न काल में क्या होता है और कितने तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारी बातें समझेंगे, ठीक है। एक प्रश्न काल हो गया, दूसरा शून्य काल हो गया। मैम हमारा तीसरा क्या आता है? तीसरा आ जाता है हमारा संसदीय, तीसरा क्या होता है आपका, लंच होता है। यानी यहाँ पे लिख लेते हैं लंच। लंच, तो मैम लंच कितने से कितने बजे तक होता है? तो ये जो लंच का टाइम होता है यह आपका 1 बजे से लेके आपका 2 बजे तक होता है, ठीक है। फिर लंच हो गया। अब लंच के बाद हमारा संसदीय प्रस्ताव क्या होता है, प्रस्तुत किया जाता है। वो कितने टाइम पर, तो उसे देखते हैं, ठीक है। मैं बार बार ये क्या करना, तो देखिए अब किसका टाइम आता है, तो मैम संसदीय प्रस्ताव का समय आता है। यहाँ पे लिखिएगा संसदीय प्रस्ताव। ये संसदीय प्रस्ताव क्या होता है, जैसे आपने स्थगन प्रस्ताव सुना होगा, क्या होता है वो जानेंगे यहाँ पे। विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है, निंदा प्रस्ताव क्या होता है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होता है, वो सारी प्रस्तावों के बारे में क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, समझने वाले हैं, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो ये जो संसदीय प्रस्ताव है, इसका अगर मैं टाइम आपसे बताऊं कि टाइम कितना होता है, तो यह आपके 2 बजे से 6 बजे तक क्या होता है, इसका टाइम होता है। तो हमने आपसे एक और बात बताया कि मैम ये क्या 6 बजे तक संसद की कार्यवाही को फिक्स कर दिया गया है कि जो संसद की कार्यवाही है वो 11 बजे से लेकर 6 बजे तक ही चलेगी। तो मैंने बताया ये टाइम कोई फिक्स नहीं है। जो संसद की कार्यवाही है, आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि कोई बिल जब हमारा बहुत बड़ा होता है और उस पर चर्चाएं बहुत ज्यादा होने लगती है, तो जो समय होता है वो आपका रात का 11 भी बज जाता है, 10 भी बज जाता है। तो ये जो टाइम है ना, वो कोई फिक्स नहीं है कि 11 से 6 बजे तक ही चलेगा, ठीक है। इससे आगे भी समय हमारा जा सकता है। तो ये तो हमने क्या देखा, संसदीय कार्यवाही में हमने लोकसभा का देखा कि लोकसभा में सबसे पहले क्या होता है मैम, प्रश्नकाल होता है, जिसमें हमारे सदस्य क्या करते हैं, मंत्री से प्रश्न पूछते हैं। फिर आता है हमारा शून्यकाल, फिर आता है हमारा लंच, फिर हमारा आता है संसदीय प्रस्ताव। तो मैम राज्यसभा में कैसे होगा, तो देखिए राज्यसभा में भी सेम होता है, लेकिन राज्यसभा में सबसे पहले शून्यकाल आता है, उसके बाद क्या आता है, प्रश्नकाल आता है। लेकिन ये दोनों चीजें क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा नोट में क्या लिखना है, नोट में क्या लिखना है कि राज्यसभा में पहले शून्यकाल होता है, उसके बाद प्रश्नकाल होता है, बाकी चीजें सेम होती है, ठीक है। तो ऐसे लिख लीजिए राज्यसभा राज्यसभा में पहले पहले शून्य काल होता है, ठीक है, शून्य काल होता है। यानी ये तो हमने क्या देखा, लोकसभा का देखा कि लोकसभा में पहले प्रश्न काल होता है। लेकिन अगर आपसे कोई राज्यसभा का पूछ दे, तो राज्यसभा में सबसे पहले क्या होता है, तो राज्यसभा में पहले शून्य काल आएगा, उसके बाद क्या आएगा, प्रश्न काल आएगा। पहले शून्य काल होता है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका प्रश्न काल आएगा। उसके बाद प्रश्न काल आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका प्रश्न काल आएगा। बाकी चीजें क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा बाकी चीजें सेम होती है, ठीक है। बाकी चीजें क्या होती है, तो मैम सेम होती है। जैसे फिर लंच होगा 1 बजे से 2 बजे तक, फिर 2 बजे से 6 बजे तक आपके संसदीय प्रस्ताव को संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे हमने प्रस्तावों के कुछ उदाहरण दिए, ठीक है। तो ये आपने जान लिया कि जो संसद की कार्यवाही है वो 11 बजे से 6 बजे तक चलती है।
ठीक है मैम, इतना समझ में आ गया। फिर हमने आपको बताया कि लोकसभा में सबसे पहले प्रश्नकाल आता है। अब हम लोग सीधे प्रश्नकाल पे ही आ रहे हैं। फिर आपका शून्य काल होता है जिसको 0 आवर बोलते हैं। फिर आपका लंच होता है। फिर आपका संसदीय प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, मैंने तो लोकसभा के लिए ये सारी बातें बताया। फिर आपकी राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में पहले शून्य काल आ जाता है, उसके बाद प्रश्न काल आता है। लेकिन ये दोनों चीजें क्या होती है मैम, सेम होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, अपने प्रश्न काल को क्या करते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं। और उसमें देखेंगे कि जो प्रश्नों के प्रकार होते हैं वो कितने तरह के होते हैं और प्रश्नों के पूछने की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न काल, प्रश्न काल, क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर। ठीक है, क्वेश्चन आवर। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं भाई, तो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न काल का मैम ने टाइम क्या बताया, समय हमने क्या बताया, सबका समय आता है भाई। तो उसी तरह प्रश्न काल का भी समय कितना होता है, तो इसका मैम ने टाइम बताया 11 बजे से लेके 12 बजे तक हम लोग क्या करते हैं, तो केवल संसद में प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न, केवल प्रश्न। ठीक है, तो अब प्रश्न कौन किससे पूछता है वो भी जानेंगे, और इन प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाता है, लिखित दिया जाता है कि मौखिक रूप से दिया जाता है, और प्रश्नों के प्रकार क्या होते हैं, सारी बातें समझेंगे। ठीक है, तो देखिए अब थोड़ा सा प्रश्न काल के बारे में थोड़ा सा कुछ चीजें लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेगा संसद का पहला घंटा प्रश्न काल होता है। ठीक है, यानी संसद की जब कार्यवाही स्टार्ट होती है तो उसका जो पहला घंटा मतलब 11 से जब 12 बजे तक कार्यवाही स्टार्ट हुई तो ये पहला घंटा बोला जाएगा। ठीक है, तो संसद का पहला घंटा यहाँ पे लिखिएगा संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल का होता है, प्रश्नकाल का होता है। ठीक है, यानी संसद का पहला घंटा किसका होता है, तो मैम प्रश्नकाल का होता है। तो समझ तो लिया कि प्रश्नकाल का होता है, अब इसमें कौन किससे प्रश्न पूछता है वो बातें समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे आपको लिखना है इसमें सदस्य मंत्री से प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न अभी समझा रहे। ठीक है, प्रश्न पूछते हैं तथा मंत्री उसका क्या करते हैं, तथा मंत्री उसका उत्तर देते हैं, तथा मंत्री उसका उत्तर देते हैं, तथा मंत्री क्या करते हैं, तो मैम उसका उत्तर देते हैं। अब आपको एक समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैम यहाँ पे सदस्य साहब कौन होंगे, यानी यहाँ पे ओके, यहाँ पे ये सदस्य कौन है और ये हमारे मंत्री कौन है। ठीक है, तो इनको हमें क्या करना है, समझना है। तो जिसने भी क्या पढ़ा होगा, आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद के बारे में पढ़ा होगा, तो हमने क्या बताया था, अभी समझते। ठीक है, ये हमारे सदस्य हो गए जो कि मंत्री से क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। हमें मंत्री को समझना है कि मंत्री कौन होते हैं भाई। तो हमने एक आपको चीज बताया था, क्या बताया था कि मैम एक होता है हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी एक क्या होता है हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या होते हैं, कुछ गिने चुने मंत्री ही क्या होते हैं, बैठा करते हैं, जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से करते हैं। वही मंत्री क्या होते हैं, आगे इसमें बैठते हैं। तो इसमें हमारे कौन कौन से मंत्री बैठते हैं, जैसे आपके रेल मंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, कैबिनेट मंत्री हो गए। तो ये सारे मंत्री कहाँ बैठते हैं, तो आपके इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बैठते हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बैठते हैं। तो ये सारे क्या हो गए, मंत्री कहलाएंगे। लेकिन अब हमारे लोकसभा में कितने सदस्य, 543 सदस्य है। अब 543 सदस्य तो जाके इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं ना बैठेंगे, तो कितना बैठेंगे मैम, तो हमने कहा था कि आपके लोकसभा में
टोटल उपस्थित सदस्य का 15% लोग ही क्या होंगे, केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बैठेंगे। अब बचे कितने, तो 85% क्या बच गए, आपके लोग बच गए। तो ये जो 15% लोग हैं जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बैठ रहे हैं, इनको मंत्री कहा जाएगा, और ये जो 85% लोग बच गए हैं इनको सदस्य कहा जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि मैम सदस्य कौन होंगे और मंत्री कौन होंगे। तो हमारे 15% ऐसे लोग जो कि मंत्री परिषद में बैठते हैं और कानून बनाने का काम करते हैं, उनको मंत्री कहा जाता है। और 85% ऐसे लोग जो कि आपके संसद में बैठते हैं लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं बैठते, उनको सदस्य कहा जाता है। तो यही आपके 85%, यही यही आपके यही आपके 85% जो सदस्य हैं वो इन मंत्री से क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। जैसे मान लीजिए आपके क्या हो गए, एक स्वास्थ्य मंत्रालय का एक हमारे मंत्री हो जाते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य, जैसे आपके एक स्वास्थ्य मंत्री हो गए, ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर हो गए, तो हेल्थ मिनिस्टर कहाँ जाकर बैठेंगे, इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। लेकिन हेल्थ मिनिस्टर से अब क्या करेंगे, हमारे कुछ ये जो 85% में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सदस्य कहे जाते हैं, ये क्या करेंगे, इनसे क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन, जैसे वो पूछ सकते हैं कि जब हमारे देश में कोरोना आया था तो कोरोना के दौरान सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए कौन कौन सी ऐसे कदमें उठाया था, आप उसके बारे में बातें बताइए। ठीक है, तो ये सदस्य क्या कर सकते हैं, इस हमारे हेल्थ मिनिस्टर से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी प्रश्न पूछ सकते हैं। और उन प्रश्नों का उत्तर इन्हें क्या करना होगा, देना होगा। उन्हें बताना होगा कि कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने ये योजनाएं चलाया, इतने सारे पैसे खर्च किया, वो सारी बातें क्या करना होगा, इस सदस्य को बताना होगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया ना कि हमारे सदस्य कौन होते हैं, मंत्री कौन होते हैं। बस इतना समझना है, मंत्री वो व्यक्ति होते हैं जो कि आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बैठते हैं। कितने बैठते हैं, तो 15% लोग इसमें बैठते हैं, बचे कितने, 85% लोग बच गए। तो अब ये 85% लोग ही क्या करेंगे, इस 15% मंत्री से क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है क्या अचानक से पूछ लिया जाता है कि उसका कुछ टाइम टेबल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है, यानी प्रश्नों के पूछने का तरीका क्या होता है, उसे थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। आपके प्रश्नों के पूछने का तरीका क्या होता है उसे समझ लेते हैं। चलो इसको साइड में कर ही देते हैं। तो देखिए अब आपके प्रश्नों के पूछने का तरीका क्या होता है उसे हमें क्या करना है, समझना है। तो देखिए अब जो प्रश्न है वो डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, मंत्री से नहीं पूछ सकते। ये नहीं कि जब मन में आया तब हमने मंत्री से उठाया सवाल एक पूछ दिया, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जो प्रश्न पूछना चाहते हैं आप, उस प्रश्न को क्या करना होगा, महासचिव के पास भेजना होगा। अब आपके एक मन में क्वेश्चन आएगा कि मैम ये महासचिव कौन होते हैं। तो महासचिव आपके एक सीनियर IAS ऑफिसर होते हैं जो कि क्या करते हैं, अध्यक्ष के कार्यों को क्या करते हैं, आसान बनाते हैं। यानी जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनके कार्यों में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। ठीक है, आप लोग आर्टिकल 98 में पढ़ेंगे हमारे संसद का सचिवालय। तो संसद सचिवालय का हेड कौन होता है, ये महासचिव ही होता है। ठीक है, तो प्रश्नों के पूछने का तरीका क्या होगा, तो यहाँ पे लिखिएगा 10 दिन पूर्व, 10 दिन पूर्व महासचिव को महासचिव महासचिव को महासचिव को फिर आपके जब अध्यक्ष साहब क्या करेंगे, अनुमति दे देंगे, तभी आप प्रश्न को पूछ सकते हैं। ठीक है, 10 दिन पूर्व महासचिव को अध्यक्ष की अनुमति से, अध्यक्ष की अनुमति से, ठीक है, अनुमति से। तो ये प्रश्नों के पूछने का तरीका क्या होगा वो आपको समझ में आ गया कि मैम 10 दिन पहले हम लोग महासचिव को देंगे। महासचिव कौन होते हैं, तो आपके सीनियर IAS ऑफिसर होते हैं जो कि आपके क्या होते हैं, अध्यक्ष के कार्यों में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा कि 10 दिन पूर्व महासचिव को किसके अनुमति से, अध्यक्ष की अनुमति से। जब तक अध्यक्ष साहब आपकी अनुमति नहीं दे देते तब तक हम लोग प्रश्न नहीं पूछ सकते। ठीक है, तो ये बात आपको पता चल गया। अब हमें क्या देखना है,
मैम ये तो हमने देख लिया कि प्रश्नकाल क्या होता है। तो संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल होता है। इसमें सदस्य मंत्री से प्रश्न पूछते तथा मंत्री उसका उत्तर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। फिर हमने आपको बताया कि प्रश्न को पूछने का तरीका क्या होगा। क्या कभी भी हम लोग मंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं? नहीं। तो जब भी जो भी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं 10 दिन पहले आपको महासचिव को देना होगा। महासचिव अध्यक्ष को देंगे। जब अध्यक्ष साहब इस पर अनुमति दे देते तभी आप प्रश्नों को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि प्रश्नों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, यानी कौन कौन से प्रश्न आपसे जो सदस्य होते हैं मंत्री से पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग दीजिएगा प्रश्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। प्रश्नों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अब इसमें हमें थोड़ा सा अच्छे से समझना है कि आपके 3 तरह के प्रश्नों के प्रकार होते हैं। एक आपका तारांकित प्रश्न होता है, दूसरा अतारांकित होता है, तीसरा अल्प सूचित होता है। अब ये कैसे कैसे और कब पूछा जाता है उसको समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो होता है आपका तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न। ठीक है, दूसरा आपका कौन सा होता है? अतारांकित प्रश्न। ठीक है, अतारांकित तारांकित अतारांकित प्रश्न। ठीक है, और आपका तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है अल्प सूचित प्रश्न। अल्प सूचित प्रश्न। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, और ये अल्प सूचित यानी शॉर्ट टाइम क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले हम लोग तारांकित प्रश्न को समझेंगे, फिर हम लोग अतारांकित प्रश्नों को समझेंगे, फिर आपके अल्प सूचित प्रश्नों को समझेंगे। ठीक है, तो आपका तारांकित प्रश्न क्या होता है उसके बारे में आपको क्या करना है, अब कुछ कुछ चीजें समझना है और कुछ कुछ चीजें जो कि याद करने लायक है उसे याद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग दीजिएगा तारांकित तारांकित प्रश्न। ठीक है, तारांकित प्रश्न। अब ये तारांकित प्रश्न क्या होता है, तो सबसे पहले तो लिखना है कि ये जो तारांकित प्रश्न होता है वो किस कलर में आता है। तो जो कलर होता है वो क्या होता है? हरा रंग में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा यह, चूंकि हरा रंग में आता है तो इसलिए इसे हरे रंग से ही लिखेंगे। यह हरे रंग में आता है। ठीक है, यह हरे रंग में आता है। कौन से कलर में आता है? तो मैम ग्रीन कलर में आता है। कौन? तारांकित प्रश्न। ठीक है, अब इसके बारे में ये समझना है कि मैम ये तो हम लोग जानते हैं कि मंत्री साहब से सदस्य क्वेश्चन पूछेंगे। अब हमें ये देखना होता है कि ये जो तारांकित प्रश्न है इसका जो उत्तर है वो लिखित रूप में मिलेगा कि मौखिक रूप में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा इसका उत्तर, ऐसे लिखिए। ठीक है, इसका उत्तर, इसका उत्तर मौखिक रूप में मिलता है। ठीक है, मौखिक रूप में मिलता है। इसका उत्तर कैसे मिलता है? तो आपके मौखिक रूप में मिलता है। जैसे मान लीजिए जो हमारे सदस्य साहब हैं उन्होंने कुछ मंत्री जी से क्वेश्चन पूछा कि आपने इस हाईवे को बनाने के लिए इतना पैसा दिया था लेकिन ये जो हाईवे तो बना नहीं है उतने पैसे लायक, तो वो क्या करेंगे? अपना सफाई देंगे मंत्री साहब की, हाँ ये पैसा इतना खर्च हुआ वहां यहाँ यहाँ ऐसे। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होता है? मौखिक रूप में मिलता है। जब उत्तर इसका मौखिक रूप में मिल सकता है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? पूरक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, पूरक क्वेश्चन क्या होता है? मान लीजिए आपने जो क्वेश्चन मंत्री साहब से पूछा और मंत्री साहब ने उस प्रश्न का उत्तर दिया और आप उस उत्तर से क्या है? संतुष्ट नहीं है, तो अपने प्रश्न की संतुष्ट यानी अपने प्रश्न के उत्तर की संतुष्टि के लिए क्या कर सकते हैं? आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा इसमें पूरक प्रश्न, पूरक प्रश्न क्या होता है? पूछा जाता है। ठीक है, इसमें पूरक प्रश्न पूछा जाता है, पूछा जाता है। अब पूरक
प्रश्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। ठीक है, क्या होता है पूरक प्रश्न? अपने उत्तर के स्पष्टीकरण के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसका जो आंसर उधर से आता है, अगर आप उस आंसर से संतुष्ट नहीं होते हैं तो अपने संतुष्टि के लिए क्या करते हैं, आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यानी पूरक क्वेश्चन को पूछते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि लोकसभा में एक दिन में पूरक क्वेश्चन कितना बोलो, एक दिन में तारांकित प्रश्न कितना पूछा जाता है और आपके राज्यसभा में कितना पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए आपके लोकसभा में एक दिन में 20 आप लोग तारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं और राज्यसभा में यही संख्या क्या हो जाता है, कम हो जाता है, 15। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या भी एक कम है, इतना तो कुछ सोचने लायक नहीं है। ठीक है, एकदम इजी है। तो देखिए हमने तारांकित प्रश्नों को समझ लिया कि यह हरे रंग में आता है, सही है मैम। इसका उत्तर मौखिक रूप में मिलता है। जब किसी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप में मिलेगा तो उसमें हम लोग पूरक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या कहा कि लोकसभा में 20 हम लोग क्वेश्चन को पूछ सकते हैं तारांकित प्रश्न, और राज्यसभा में 15 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्या आता है, अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न। ठीक है, अभी आपका अतारांकित प्रश्न क्या होता है, इसे क्या करना है, थोड़ा सा समझना है। ठीक है, तो देखिए इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अनस्टार्ड क्वेश्चन, यानी नाम से पता चल रहा है कि ये थोड़ा कोई महत्व नहीं है। तो अब ये किस रंग में आता है उसे देख लेते हैं। तो यह आपके सफेद रंग में आता है, यहाँ पे लिख लीजिए। मैंने कौन सा कलर ले लिया भाई, यह सफेद रंग में आता है। ठीक है, कलर कौन सा हो जाता है, तो मैम ये हमारे व्हाइट कलर में आता है, व्हाइट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो उत्तर है वो कैसे मिलता है। तो इसका उत्तर आपके ना मौखिक रूप में नहीं मिलता है, यानी ओरली नहीं मिलता है, रिटन फॉर्म में मिलता है, लिखित रूप में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा इसका उत्तर लिखित रूप में मिलता है। ठीक है, यानी मैम जो हमारा अनस्टार्ड क्वेश्चन होता है, अतारांकित प्रश्न होता है, उसका उत्तर कैसे मिलता है, तो लिखित रूप में मिलता है, यानी रिटन फॉर्म में मिलता है। अब इतना दिमाग लगाना होगा कि मैम हमने किसी मंत्री से क्वेश्चन पूछा और उसने क्या किया, उसका जो उत्तर है वो लिखित रूप में हमें थमा दिया, तो क्या हम उसमें पूरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं? नहीं। तो आप यहाँ पे लिखिएगा इसका जवाब क्या होता है, यानी इसका उत्तर लिखित रूप में मिलता है, अतः इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, अतः इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते हैं। ठीक है, नहीं पूछ सकते हैं, ये बात आपको समझ में आ गया। अब हमें देखना है कि लोकसभा में कितने हम लोग अतारांकित प्रश्न को पूछते हैं और राज्यसभा में कितने। तो देखिए लोकसभा में इसकी संख्या कितनी हो जाती है, आपकी 230 हो जाती है, और राज्यसभा में कितना हो जाता है, आपका 160 हो जाता सॉरी 160 हो जाता है। ठीक है, तो लोकसभा में हमने देखा 230, राज्यसभा में 160, तो ये आपका हो जाता है अतारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न क्या हो गया, अतारांकित प्रश्न क्या हो गया। सबके बारे में बस इतना ही इंफॉर्मेशन क्या हमारे लिए काफी है, बस आपको इतना इंफॉर्मेशन याद रखना है और जो आपकी समझदारी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग लिखते हैं आपके ये हमारा तारांकित प्रश्न हो गया, अतारांकित प्रश्न हो गया। अब हम लोग कहाँ आते हैं, तो आपके अल्प सूचित प्रश्नों पे आते हैं। ये हमारा अल्प सूचित प्रश्न क्या होता है, एक मिनट इसको छोटा कर लेते हैं। आ जाते हैं अपने अल्प सूचित प्रश्न पे। अल्प सूचित प्रश्न। ठीक है, अल्प सूचित प्रश्न का मतलब क्या होता है, जब आपके प्रश्न क्या होते हैं 10 दिन की कम सूचना पर पूछ लिए जाते हैं, तब उसको क्या बोले जाते हैं, अल्प सूचित प्रश्न बोला जाता है। यानी हमने पीछे देखकर क्या आया है, हमने पीछे क्या देखा है, देखो यहाँ पे हमने क्या देखा है
कि प्रश्नों के पूछने का तरीका क्या होगा, तो 10 दिन पूर्व महासचिव को अध्यक्ष की अनुमति से। लेकिन ये जो आपका अल्प सूचित होता है ना, कहाँ गया भाई अल्प सूचित? अल्प सूचित में क्या होता है, 10 दिन की कम सूचना पर हम लोग क्या करते हैं, सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। मुद्दा कैसा होना चाहिए, तो सार्वजनिक महत्व का होना चाहिए, तभी हम लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा 10 दिन की कम सूचना पर, 10 दिन की कम सूचना पर, कम सूचना पर, सूचना पर सार्वजनिक महत्व के, सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर, सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर प्रश्न पूछा जाता है। सार्वजनिक महत्व, देखो 10 दिन की कम सूचना पर सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर, ठीक है, यहाँ पे मैंने के छोड़ दिया, के मुद्दों पर, मुद्दों पर प्रश्न पूछा जाता है, मुद्दों पर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको पता चल गया कि मैम हमारा अल्प सूचित प्रश्न क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं 10 दिन की कम सूचना पर क्या करते हैं, प्रश्नों को पूछते हैं, तो उसे अल्प सूचित प्रश्न कहा जाता है। लेकिन ये प्रश्न होना कैसा चाहिए, तो आपका सार्वजनिक महत्व का होना चाहिए, नहीं कि कुछ भी उठा के प्रश्न पूछ दिया, वो आपका अल्प सूचित प्रश्न नहीं कहलाएगा। 10 दिन की कम अवधि से मतलब सूचना के बिना होना चाहिए, और सार्वजनिक महत्व का होना चाहिए। सार्वजनिक महत्व का क्या होना चाहिए, जैसे मान लीजिए आपका बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, तो ये हमारा सार्वजनिक महत्व का मुद्दा हो जाता है। अब इसके लिए हम कुछ इंतजार नहीं करेंगे कि 10 दिन की कम सूचना पर हमें क्या करना होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा, तब हम लोग इसे प्रस्तुत करेंगे, नहीं। 10 दिन की कम सूचना पर भी आप ऐसे मुद्दों को लेकर संसद में प्रस्तुत कर सकते हैं। किस प्रश्न के तहत, अल्प सूचित प्रश्न के तहत। ठीक है, तो ये हमने क्या देख लिया, आपके जो प्रश्न काल है उसको देख लिया। अब आता है हमारा शून्य काल। शून्य काल में क्या होता है, थोड़ा सा उसे देख लेते हैं। फिर लंच, लंच को तो नहीं पढ़ना है ना भाई, क्या खाते हैं। फिर हमें संसदीय प्रस्ताव को पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग दीजिएगा, शून्य काल क्या होता है। शून्य काल यानी 0 आवर, कब से कब तक चलता है, तो मैम यहाँ हमारे 12 बजे से लेके, यह आपके 12 बजे से लेके, 12 बजे से लेके आपके 1 बजे तक चलता है। कौन सा, तो शून्य काल। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें ना बिना किसी पूर्व सूचना के हम लोग क्या करते हैं, लोक महत्व के तत्कालीन मुद्दों पर क्या करते हैं, चर्चा करते, कोई सूचना नहीं देते हैं। बस मुद्दा कैसा होना चाहिए, तो लोक महत्व का तत्कालीन मुद्दा होना चाहिए। क्या हो गया, जैसे कोरोना हो गया, अब कोरोना देश में फैला जा रहा है, और हम लोग क्या 10 दिन का इंतजार करेंगे कि 10 दिन से पहले हमें क्या करना है इसे संसद में, जब 10 दिन का टाइम आएगा तब सूचना देंगे, फिर उसे प्रस्तुत किया जाएगा, नहीं। तो जब क्या हो जाता है, आपका मुद्दा लोक महत्व का हो जाता है और तत्कालीन मुद्दा हो जाता है। जैसे आपके मणिपुर में हिंसा हो रही है, और आप लोग इंतजार करेंगे कि 10 दिन पहले पहले इसको महासचिव को देंगे, फिर अध्यक्ष को देंगे, जब अनुमति देंगे तब प्रस्तुत किया जाएगा, नहीं। तो क्या होता है, यहाँ पे लिखेगा कि बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी पूर्व सूचना के, सूचना के लोक महत्व के तत्कालीन मुद्दों पर चर्चा किया जाता है। ठीक है, लोक महत्व के, लोक महत्व के तत्कालीन मुद्दों पर, मुद्दों पर चर्चा किया जाता है। ठीक है, चर्चा किया जाता है, चर्चा किया जाता है, किया जाता है। तो मैम मुद्दा कैसा होना चाहिए, आपका तत्कालीन मुद्दा होना चाहिए। कैसा मुद्दा होना चाहिए, लोक महत्व। लोक महत्व में जैसे क्या क्या चीजें आ सकता है मैम, मान लीजिए आपका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग कोरोना तो नहीं लिखेंगे, पैंडेमिक लिखेंगे, कोई महामारी लिखेंगे। ठीक है, कोई आपका महामारी हो सकता है, महामारी,
महामारी, या बाढ़ हो सकता है, बाढ़, या आपका भूकंप हो सकता है, भूकंप, या आपका क्या हो सकता है, सुनामी हो सकता है। ठीक है, सुनामी। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जो कि क्या है, आपके लोक महत्व के तत्कालीन मुद्दे होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 10 दिन का इंतजार नहीं करना होगा, एकदम पटाख से क्या करना होगा, संसद में प्रस्तुत कर देना होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है शून्यकाल। अब शून्यकाल, इसको नाम कब दिया गया था शून्यकाल का, तो 1962 में इसको क्या बोल दिया गया था कि ये हमारा क्या होगा, शून्यकाल होगा। यानी 1962 में हमने इसका नाम शून्यकाल रखा था। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है शून्यकाल, जिसमें बिना किसी सूचना के लोक महत्व के तत्कालीन मुद्दों पर चर्चाएं की जाती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने संसदीय प्रस्ताव पर। आपका संसदीय प्रस्ताव क्या होता है? ठीक है, अब इसे हमें बहुत अच्छे से और आराम से समझना है। इसमें आपसे इसमें आप इसमें हम लोग कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव को पढ़ने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो प्रस्ताव को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो प्रस्ताव को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और एक एक चीजों को यहीं पर याद करते हुए चलेंगे। जो पीछे पढ़ के आया है वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो आपका प्रस्ताव है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हेडिंग देना है संसदीय प्रस्ताव। संसदीय प्रस्ताव। ठीक है मैम, संसदीय प्रस्ताव में हम लोग अब अपने प्रस्तावों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, है ना। आपके जल्दी प्रस्ताव खत्म हो जाएंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो प्रस्ताव पढ़ने वाले हैं उस प्रस्ताव का नाम क्या है, स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव, ये आपका स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, उससे आपको क्या करना है, थोड़ा सा समझना है। तो देखिए, स्थगन नाम से पता चल रहा है कि चलते हुए कार्य को रोककर, यानी संसद की कार्यवाही चल रही है और उसको हमने क्या कर दिया, स्थगित कर दिया, और किसी दूसरे मुद्दे पर हम लोग क्या करने लगते हैं, चर्चा करने लगते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, स्थगन प्रस्ताव बोला जाता है। तो यहाँ पे लिखिएगा, चलते हुए कार्य को, जब चलते हुए कार्य को रोक कर अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की जाती है, तो उसे स्थगन प्रस्ताव बोलते हैं। ठीक है, जब चलते हुए कार्यों को रोककर अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की जाती है तो उसे स्थगन प्रस्ताव बोला जाता है। स्थगन प्रस्ताव बोला जाता है। ठीक है, तो स्थगन प्रस्ताव में हम क्या हो गया, नाम से ही पता चल रहा है किसी चीज को स्थगित करके। तो जब चलते हुए कार्य को रोककर अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की जाती है, उसे स्थगन प्रस्ताव बोलते हैं। लेकिन ये कैसे होगा, तो मैम अध्यक्ष की अनुमति से होगा, और जब तक 50 सदस्य नहीं बोलते हैं तब तक संसद की कार्यवाही को स्थगित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा, अध्यक्ष की अनुमति से तथा 50 सदस्यों के अनुसमर्थन से, 50 सदस्यों के अनुसमर्थन से, ठीक है, यानी जब तक 50 सदस्य नहीं बोलते हैं और अध्यक्ष साहब नहीं बोलते, तब तक आपके संसद की कार्यवाही को स्थगित करके कोई दूसरा प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्थगन प्रस्ताव। अब हमारा एक और प्रस्ताव आता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ठीक है, अब ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होता है उसे थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, ध्यान आकर्षण नाम से पता चल रहा है कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, तो जो संसद में बैठे मंत्री साहब हैं उनका हम लोग ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। तो कैसे,
तो मैम कभी कभी क्या होता है ना कि सरकार क्या करती है, किसी किसी ना मामलों को अनदेखा करना चाहती है। जैसे आपके मणिपुर में हिंसा बहुत लंबे समय से चल रही थी, लेकिन जो हमारे पीएम साहब है, मोदी जी हैं, वो कुछ बोलते नहीं थे उस पे। तो अब हमारे जो सदस्य बैठे हैं वो क्या चाहेंगे कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो क्या करे, इस पर ध्यान दे और इस पर आके कुछ बोले। तो आपके सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या किया जाता है, इस प्रस्ताव को लाया जाता है। तो यहाँ पे लिखेगा किसी तत्कालीन मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को लाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे लिखिए, किसी तत्कालीन मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए, ठीक है, करने के लिए क्या लाया जाता है, तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। के लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आपको समझ में आ गया कि मैम किसी तत्कालीन मुद्दे पे हम लोग सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या लाते हैं, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगते हैं। यानी हमको ऐसा लगता है कि सरकार इस मुद्दे को अनदेखा कर रही है, तब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को लाते हैं। ठीक है, अब हमारा एक आता है आपका अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, थोड़ा सा उसे समझते। तीसरा आप लोग लिखिएगा अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। अभी आपका अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, थोड़ा सा उसे हमें क्या करना है, समझना है। तो देखिए, आप सबको पता है कि जो हमारी मंत्री परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। लेकिन कभी कभी हमारी मंत्री परिषद क्या करती है, अपना बहुमत खो देती है। तो लोकसभा में जो हमारे सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लेके सरकार को गिरा सकते हैं। तो अब ये आपका अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, बस इसमें लिखा जाता है, केवल इतना बात लिखा जाता है कि ये जो सदन है, कौन सा, तो मंत्री परिषद, यानी जो हमारी लोकसभा है, यानी ये जो सदन है मंत्री परिषद में अविश्वास व्यक्त कर रही है, ठीक है। कारण बताने की कोई जरूरत नहीं होती है कि कारण क्या है, ये है कि वो है, ठीक है। तो बस क्या बोला जाता है अविश्वास प्रस्ताव में, बस आपको ये जानना है, इसमें बस बोला जाता है कि यह सदन मंत्री परिषद में अविश्वास व्यक्त कर रही है, ठीक है, व्यक्त कर रही है, एक मिनट, व्यक्त कर रही है। तो हमने क्या बोला कि आपका कर रही है, मैंने लिख दिया, ठीक है। हमने क्या बोला कि आपका अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, तो बस इसमें केवल इतना बोला जाता है कि यह सदन मंत्री परिषद में, सदन मतलब लोकसभा, ठीक है, यह सदन मंत्री परिषद में अविश्वास व्यक्त कर रही है, कारण बताने की कोई जरूरत नहीं होती है। अब हमें देखना होगा कि यह लाया कहाँ जाता है, तो यह विपक्ष के द्वारा आपके लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे लिखिएगा, यह विपक्ष के द्वारा लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है, लाया जाता है। ये बात आपको समझ में आ गया कि अविश्वास प्रस्ताव लाया कब कहाँ जाता है, तो आपके विपक्ष के नेताओं द्वारा लोकसभा में लाया जाता है। सबसे पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था, तो सबसे पहली बार 1978 में मोरारजी देसाई के खिलाफ क्या किया गया था, अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, सबसे पहली बार 1978 में मोरारजी देसाई के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव
अविश्वास प्रस्ताव क्या किया गया था, लाया गया था, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लाया गया था, ठीक है। तो हमने देख लिया कि यह विपक्ष के द्वारा लोकसभा में लाया जाता है। सबसे पहली बार किसके खिलाफ लाया गया था, तो मोरारजी देसाई के खिलाफ लाया गया था। कब, तो 1978 में लाया गया था, ठीक है। सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव किसके सरकार में लाया गया, तो वो आपके इंदिरा गांधी के सरकार में लाया गया, ठीक है। और आपके अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ भी क्या किया गया था, अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया था। लेकिन हमारे अटल बिहारी वाजपेयी क्या हो गए थे, एक व्यक्ति के सहमत के कारण, यानी आपको अगर आप पे क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो आपको अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए 272 व्यक्तियों का क्या होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए, ठीक है। तो जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो उस समय पे 271 व्यक्तियों ने क्या किया था, उनको समर्थन दिया था। एक व्यक्ति के कारण उनकी सरकार क्या हो गई थी, गिर गई थी। तो जब भी आप पे मतलब सरकार पे अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो उनको क्या करना रहता है, 272 बहुमत क्या करना रहता है, सिद्ध करना रहता है। अगर एक भी व्यक्ति क्या करते हैं, इनका समर्थन नहीं करते हैं, तो उस व्यक्ति की सरकार क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो ये होता है आपका अविश्वास प्रस्ताव। अब आपके जितने भी प्रस्ताव बचे हैं, जैसे विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है, निंदा प्रस्ताव क्या होता है, धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है, विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, ये कुछ प्रस्ताव बचे हैं। उसे हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में कर लेंगे, जब हम लोग संसद की विधायी प्रक्रिया को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।